ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सभी को। तो फिर से हम लोग रेडी हैं एक और नए लेक्चर के लिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ चार्ज के बेसिक बातों के बारे में बताया था कि चार्ज क्या होती है, चार्ज की छोटी मोटी क्या प्रॉपर्टीज होती है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीख रहे हैं कि चार्ज कैसे जनरेट किया जा सकता है। हालांकि चार्ज को ना बनाया जा सकता है ना बर्बाद किया जा सकता है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक ओवरऑल हम लोग क्वांटिटी ऑफ चार्ज देखें तो वो हमेशा ही कंजर्व रहती है। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हम बना नहीं सकते, उसको बर्बाद भी नहीं कर सकते, लेकिन हम जनरेट कर सकते हैं बाय सम मीन्स और द अदर। ठीक है, तो जो पहला मेथड है चार्ज के जनरेशन का, तो जो मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज होता है ना, उसको चार्जिंग भी बोला जाता है। चार्जिंग का मतलब क्या है? लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था एक क्वांटिटी चार्ज और एक क्वांटिटी नेट चार्ज। चार्ज का मतलब है कि बॉडी में प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन अगर हम लोग नेट चार्ज का बात करते हैं तो नेट चार्ज का मतलब हो जाता है कुछ एक्सेस होना। ठीक है, एक्सेस क्या है? एक्सेस या तो प्रोटॉन की मात्रा हो सकती है या तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा हो सकती है। मतलब किसी एक की मात्रा, जिसकी मात्रा डोमिनेंट हो, उसको बोल रहे हैं एक्सेस चार्ज। ठीक है, तो जब भी जिसकी मात्रा डोमिनेंट हो जाएगी वो बॉडी उस तरह का चार्ज माना जाएगा। इसीलिए उसको हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग भी बोलते हैं, क्योंकि उस बॉडी में हम लोग एक चार्ज, किसी भी प्रोटॉन चाहे इलेक्ट्रॉन नेचर का, एक चार्ज का जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, उसको एक्सेस कर देते हैं, उसको एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो बॉडी की जो न्यूट्रलिटी है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो जो पहला मेथड है चार्जिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इस पर एक लेक्चर में हम लोग, पिछले लेक्चर में बात भी हो चुकी है थोड़ी सी। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होती है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोग दो बॉडीज को चार्ज करते हैं बाय रबिंग टुगेदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक बॉडी ए है, लेट अस सपोज, और एक बॉडी बी है। ये भी न्यूट्रल बॉडी है और ये भी न्यूट्रल बॉडी है। हम अपने समझने के लिए, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, हम ऐसा मान लेते हैं कि इस बॉडी के पास 15 प्रोटॉन है तो 15 इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि दोनों बॉडी न्यूट्रल है। ठीक है, और इस बॉडी के पास मान लीजिए कि 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन बॉडी बी जो है वो बॉडी ए से थोड़ा रिजिड है। रिजिड का मतलब थोड़ा सख्त है, थोड़ा हार्ड है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स जल्दी नहीं टूटेंगे। तो अगर बॉडी बी जो है वो अगर ए से रिजिड है और हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब कर रहे हैं, तो बॉडी बी के वजह से ए में कुछ वेयर एंड टेयर होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब भी दो बॉडीज आपस में रब होती है तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है और उस हीट की वजह से वेयर एंड टेयर होती है बॉडी में। ठीक है, तो ये जो वेयर एंड टेयर है ये कहां से शुरू होगी? बॉडी का सबसे जो बेसिक लेवल है वो एटम है, और एटम से भी फर्दर सब डिवीजन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आपको पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, और जो न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर, शेल के अंदर बंद है। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे पहले तो वहीं से कोई चीज टूटेगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर में है तो इलेक्ट्रॉन ही पहले निकलेगा। तो मान लेते हैं कि ये बॉडी, चूंकि ये रिजिड ज्यादा है और ये रिजिडनेस इसकी कम है थोड़ी, ये थोड़ा हार्डनेस कम है, तो ये बॉडी जल्दी टूटेगा। मान लो कि ये अपना कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें निकल गए, तो अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा? 12 इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो गया, तो अगर इसमें हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो ये कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिए, दोनों में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लेकिन रबिंग की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, इसमें चले गए, उसके वजह से इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो घट गई और इसमें नंबर, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, उसके वजह से जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उसकी मात्रा बढ़ गई। तो इसमें देखेंगे तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई, और इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा घटी तो अपने आप प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा होगी। तो इसमें अब 15 प्रोटॉन हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बॉडी जिसमें कि प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई, ये ओवरऑल कैसा हो गया? ये ओवरऑल हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, ये ओवरऑल कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और ये ओवरऑल कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज।
तो जिसकी भी मात्रा डोमिनेंट रहती है उसी का नेट चार्ज माना जाता है, और हम मानते हैं कि बॉडी में उस कैरेक्टर का ही चार्ज है या उस नेचर का ही चार्ज है, ठीक है। लेकिन यहां तो मैंने एक एग्जांपल से समझाया था कि मान लो कि इसकी रिजिडनेस ज्यादा है, इसकी रिजिडनेस कम है, तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन इन जनरल हम कैसे समझेंगे कि कौन सा बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सा बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा? इसको समझने के लिए फराडे ने एक सीरीज बनाया और उस सीरीज को बोला गया फराडे इलेक्ट्रिकल सीरीज, या इसको हम लोग ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज भी बोला जाता है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हैं, उसी तरह से ये एक सीरीज है जिसमें कुछ मेरे पास सब्सटेंस है, जैसे ग्लास, माइका, उल, फर, सिल्क, पेपर, कॉटन, स्टील, वुड, ठीक है। और इनका जो ऑर्डर है वो इस तरह से है कि अगर हम लोग किसी ऊपर वाले से किसी नीचे वाले को रब करें, ध्यान से सुनेंगे, अगर कोई इस सीरीज में ऊपर है और अगर इस सीरीज में कोई नीचे है, तो अगर ऊपर वाले से नीचे वाले को रब करेंगे तो जो ऊपर वाला है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेगा और जो नीचे वाला है वो हमेशा कैसा चार्ज लेगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं जो सीरीज में टॉप है, जो टॉप है वो हमेशा ही कैसा लेगा? पॉजिटिव चार्ज, और जो नीचे है बॉटम में वो हमेशा ही कैसा लेगा? नेगेटिव चार्ज। ये सीरीज बनाने का मतलब ही यही था, ताकि हमें समझ में आए कि कुछ जो बेसिक सब्सटेंस है मेरा, उसमें से कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माइका को रब कर रहा हूं सिल्क के साथ, तो सीरीज में माइका ऊपर है और सिल्क नीचे है, तो अगर हम दोनों को रब करेंगे तो जो माइका है वो कैसा चार्ज लेगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये टॉप में है, और सिल्क कैसा चार्ज लेगा? नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर हम सिल्क को रब करें पेपर के साथ, तो यहां पर सिल्क कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव, और पेपर कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किससे किसको रब कर रहे हैं, और उस रबिंग की वजह से इस तरीके से चार्जेस, जो नेट चार्ज है वो वेरी करती है। तो ये हमारा पहला मेथड है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या कहता है? व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ बॉडी। अब एक बात समझने वाली है यहां पे, ध्यान से सुनिएगा। चार्ज कभी भी अगर हम लोग जनरेट करते हैं ना, तो चार्ज हमेशा पेयर्स में जनरेट होता है, चार्ज कभी भी अकेला जनरेट नहीं होता। जैसे अगर एक बॉडी पॉजिटिव होगा तो इसके सामने कोई दूसरा बॉडी नेगेटिव होना ही चाहिए, अन्यथा ये इसका पॉजिटिव होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चार्जेस हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होते हैं, याद रखिएगा ये बात, ठीक है ना। whenever a body is positive charge the other body must be negative or vice versa is also true, okay। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी एक बॉडी किसी एक नेचर का चार्ज को एक्वायर करता है तो दूसरा बॉडी ऑपोजिट नेचर का भी चार्ज को एक्वायर करता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे मेथड की ओर। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो अगला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। आप सभी जानते हैं कि कोई भी एक बॉडी, अगर हम इस बॉडी को एज अ होल बात करें तो ये कैसा चार्ज होगा? ये न्यूट्रल चार्ज होता है, क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। तो इसमें जितने भी एटम्स है, ये बॉडी एटम से ही मिलकर बना होगा अगर ये मैटर है तो, ठीक है। तो ये कैसा चार्ज होगा? ये न्यूट्रल चार्ज होगा, इसमें नेट चार्ज जीरो होगी। तो अगर ये न्यूट्रल चार्ज है तो इसमें नंबर ऑफ प्लस और नंबर ऑफ माइनस बराबर होंगे, ठीक है ना। ये प्लस माइनस में ऐसे क्यों दिखा रहा हूं? आप जितने भी ये प्लस वाले हैं ना, इसको आप न्यूक्लियस कंसिडर करो, ऐसा मानेंगे कि न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। बट उसको हम समझने के लिए इस तरह से दिखा रहे हैं ऐसा। अब इसके सामने हम एक कोई ऐसा बॉडी लाते हैं जो कि चार्ज है। जैसे मान लीजिए कि हम इसके सामने एक दूसरा बॉडी ऐसा ले आए, ठीक है, और इस दूसरे बॉडी में पहले से ही चार्ज है। मान लो कि इसमें नेगेटिव चार्ज है और मैंने टच भी करा दिया। क्या करा दिया? टच। एक चीज ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी बॉडी में चार्ज है, लेट अस सपोज इसमें अगर कोई नेट चार्ज है, मान लो कि इसमें नेगेटिव चार्ज है इस तरह से, तो चूंकि ये सिमिलर नेचर ऑफ चार्जेस हैं, तो इनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्शन काम करता है। ये आप जानते भी हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, कि अगर चार्ज का नेचर सिमिलर होता है तो उसके बीच में एक रिपल्शन काम करता है, यानी ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको, सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि ये
चार्जेस जो है वो कभी भी इस बॉडी के अंदर रहेंगे ही नहीं, वो कहां चले आएंगे, बॉडी के एक्सट्रीम पॉइंट पर। और बॉडी का एक्सट्रीम क्या है, तो बॉडी का एक्सट्रीम है उसका सरफेस, बॉडी का एक्सट्रीमिटी क्या है, उसका सरफेस। तो ये सारे चार्जेस कहां चले आएंगे, सरफेस पर, इस तरीके से, ठीक है। इस रिपल्शन की वजह से ये सारे चार्जेस इसके सरफेस पे चले आते हैं। याद रखिएगा, चार्ज कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर नहीं लाई करता है, चार्ज हमेशा एक कंडक्टर के सरफेस पे लाई करता है। हाँ, अगर वो एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है तो चार्ज उसके अंदर भी लाई करता है, ठीक है। बट अगर वो एक कंडक्टिंग बॉडी है तो उसके हमेशा सरफेस पे लाई करेगा, बिकॉज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा और उस रिपल्शन की वजह से वो एक्सट्रीम पे चला जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ये जितने भी नेगेटिव चार्ज है ये सब एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, पर इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वाला जो चार्ज है, चूंकि ये इससे कनेक्शन है, इससे टच है, तो ये वाला जो चार्ज है वो इसमें जंप कर जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अगर ये सारे चार्जेस एक्सट्रीमिटी पे चले गए, एकदम सरफेस पे चले गए, तो क्या ये यहां से बाहर भी हो सकते हैं? बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके बाहर क्या है, एयर, और एयर क्या है, एयर एज ए इंसुलेटर है, एयर क्या है, इंसुलेटर। लेकिन ये आगे भी आप लोग पढ़ेंगे कि अगर रिपल्शन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो उस केस में चार्जेस बाहर भी लीक करते हैं, ठीक है। और एयर भी एज अ कंडक्शन, एयर एज अ कंडक्टर भी बिहेव करने लगता है किसी किसी केस में, ये हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एयर एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहा है, क्योंकि बाहर इंसुलेटर है तो ये यहां तक रुक जाते, इसके बाद वो सरफेस छोड़ के नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि यहां पर हमने इसके साथ इसका कॉन्टैक्ट बना दिया, और उस कॉन्टैक्ट की वजह से क्या हुआ कि ये चार्जेस इसमें जंप कर गए। लेकिन कितने चार्जेस जंप करेंगे, अब मान लो कि यहां पर पहले से ये बॉडी न्यूट्रल था, अब यहां पर कुछ माइनस चार्जेस आने लगे मेरे पास, ठीक है ना, इस तरीके से ये माइनस चार्जेस आने लगे। अब ये जो एक्सेस माइनस चार्ज है, वो एक्सेस माइनस चार्ज इनके बीच में आपस में रिपल्शन क्रिएट करेगा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इसका रिपल्शन फोर्स और इसका रिपल्शन फोर्स बराबर हो जाएगा, और उस केस में चार्जेस का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। क्या बोला मैं कि जब इसमें एक्सेस नेगेटिव चार्ज आएंगे तो वो सभी एक दूसरे को रिपल करेंगे, और उस केस में इसका जो रिपल्शन, जो इसमें बचे हुए चार्जेस हैं उनका रिपल्शन, और जो इसमें एक्सेस चार्ज है उनका रिपल्शन बराबर हो जाता है, और उस केस में जो ट्रांसफर होना है वो बंद हो जाता है। तो जब जैसे ट्रांसफर होना बंद हो गया, तो अगर मैं इस बॉडी को यहां से रिमूव कर दूं, अगर मैं इस बॉडी को यहां से रिमूव कर दूं, तो इस बॉडी में पहले ये बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों बराबर थे। पर अब इसमें चूंकि एक्सेस जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब ये बॉडी ओवरऑल कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। कैसा हो गया ये, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो मेथड है, चूंकि इसमें हमने बॉडी का कांटेक्ट कराया, और उस कांटेक्ट की वजह से चार्ज का कंडक्शन हुआ, ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो इस मेथड को बोला गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब जैसे हम इसको रिमूव कर दिए उस बॉडी को, तो ये बॉडी परमानेंटली नेगेटिव चार्ज रह गई, ठीक है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या बोलता है, लिख भी सकते हैं, व्हेन टू बॉडीज, व्हेन, ऐसे लिख लीजिए, व्हेन अ चार्ज बॉडी is brought in contact with a neutral body, then the transfer of charges takes place, which is called conduction। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन, ध्यान रखेंगे। और ये जो मेथड है इसको चार्जिंग बाय कंडक्शन बोला जाता है। तो ये दूसरा मेथड था चार्जिंग का, पहला हमने सीखा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब जो तीसरा मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम लोग इंडक्शन सीखेंगे ध्यान से। तो ये अगला मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है। अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कि कोई भी बॉडी एज अ होल
कैसी होती है? न्यूट्रल। इसका मतलब कि उसमें जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज भी होगा। एज ए एटम समझ लीजिए इसे, ठीक है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके सामने एक कोई चार्ज बॉडी ले आए, बट मैं टच नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है ये विदाउट टचिंग हो रहा है। इंडक्शन का मतलब होता है किसी भी बॉडी के अंदर में कोई चीज इंड्यूस करना, कुछ क्रिएट कर देना, नया बना देना, ठीक है। मैं टच नहीं करा रहा हूं। मान लेते हैं कि ये बॉडी पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस तरीके से ये बॉडी पहले से पॉजिटिव चार्ज है, सारे चार्जेस इसके सरफेस पे लाई कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, जो अनलाइक चार्जेस है यानी जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपने तरफ खींचेगा और जो लाइक चार्जेस है उसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो इस बॉडी का अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, जैसे इसको मैं इसके सामने लाऊंगा, इसका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला कि जितने भी नेगेटिव चार्ज है उसको अपने तरफ खींचेगा और जो पॉजिटिव चार्जेस है उसको रिपेल करेगा, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बॉडी इसके सामने आया, तो इस बॉडी के आने से इसका अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से चेंज हो गया, ठीक है। जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वही एंड पे आ गए, पॉजिटिव चार्जेस इस एंड पे आ गए। अब अगर हम मान लीजिए कि हमें अगर परमानेंटली इस बॉडी को ऐसे ही चार्ज रखना, हालांकि ये टेम्पररी मेथड ऑफ चार्जिंग भी माना जाता है, क्योंकि अगर हम इसको हटा दें तो ये जो अरेंजमेंट है ये वापस से ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसे परमानेंटली चार्ज रखना है तो हम क्या करेंगे, हम एक अर्थिंग कनेक्ट करेंगे यहां से, ठीक है। इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे। अर्थ से कनेक्ट करने की वजह से क्या होता है, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे कहां चले जाते हैं, वो सारे अर्थ में ट्रेवल कर जाते हैं, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। और जैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में कंडक्ट हो जाएंगे तो ये बॉडी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेचर का ही चार्ज रह जाएगा और ये तब ये परमानेंटली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या कहता है कि अगर हम एक चार्ज बॉडी नियर द विसिनिटी लाएंगे, किसी दूसरे चार्ज न्यूट्रल बॉडी के विसिनिटी में आएगा, तो उसके वजह से चार्जेस का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है। चार्जेस का अरेंजमेंट चेंज होना या चार्जेस का पोजीशन चेंज होना दोनों ही बॉडी को चार्ज कर देता है। अभी हम लोगों ने देखा ये कैसे, अगर आप याद करिए फ्रिक्शन में हमने क्या कराया था, फ्रिक्शन में हमने चार्जेस को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कराया, कंडक्शन में भी चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुए, ठीक है। लेकिन इंडक्शन में क्या हो रहा है कि चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो रहे, बट उनका जो ओरिएंटेशन है, जो पोजीशन है वो बदल गई। तो अगर चार्जेस का पोजीशन बदला या चार्जेस का जो अरेंजमेंट है वो बदला या उनका ओरिएंटेशन बदला, दोनों ही केस में बॉडी चार्ज की अवस्था में मानी जाती है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या कहता है, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज brought in the vicinity of a neutral body, then the orientation of the charges changes, which is called चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी को हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स बताए गए उन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखें, क्योंकि वो आगे इसी चैप्टर में अगले आने वाले चैप्टर्स में भी कनेक्ट होंगे, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो ये तीसरा मेथड था। हमने तीन मेथड ऑफ चार्जिंग सीखा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड देन द थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीनों मेथड ऑफ चार्जिंग सीखने के बाद हम लोग को ये पता करना है कि आखिर बॉडी चार्ज हुई भी है कि नहीं, इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो चार्ज, किसी भी बॉडी में चार्ज है कि नहीं, इसका डिटेक्शन के लिए एक छोटा सा बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट का एक डिवाइस यूज किया जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है।
बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो ये होता है, इट इज अ डिवाइस और इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ डिवाइस which is used to detect small amount of charges, small amount of charges, बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ चार्ज होगा तो ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है, वो भी स्टैटिक चार्ज होना चाहिए, है ना। अब ये कैसे होता है, तो हम लोग ने एक जार लिया है, उस जार में ऊपर में एक एयर टाइट कॉर्क लगाया, ठीक है, और इस तरह से कुछ मेटेलिक प्लेट है यहां पर ऊपर में, उस मेटेलिक प्लेट से एक मेटेलिक रॉड कनेक्टेड है, तो ये मेटेलिक रॉड से मेरे पास गोल्ड लीफ कनेक्टेड है, ठीक है, एक जार में ये पूरा एपरेटस को बंद किया गया। अब देखिए ध्यान से, चार्जिंग बाय कंडक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, हमने एक चार्ज बॉडी लाया, हमें नहीं पता है कि ये बॉडी कैसी चार्ज है, जैसे हम इस मेटेलिक प्लेट से इसको टच कराएंगे तो आपको पता है ये मेटेलिक प्लेट भी कैसा चार्ज हो जाएगा, ये सब नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, और ये नेगेटिव चार्ज भी गोल्ड लीफ पे भी आए, तो गोल्ड लीफ पे दोनों तरफ से नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होता है कि इसमें एक एक्सटेंशन होता है, या आप ऐसा समझिए कि इस गोल्ड लीफ में रिपल्शन की वजह से इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ जाती है, और जैसे ही ये बॉडी वापस से अगर डिस्चार्ज होगी तो ये गोल्ड लीफ की स्पेसिंग फिर वापस से जो अपने उसी जगह पर आ जाएंगे, तो ये जो गोल्ड लीफ की स्पेसिंग चेंज हो रही है, ये हमें ये बात प्रूव कर रही है कि ये बॉडी कैसा बॉडी है, चार्ज बॉडी। तो हमने आपको क्या लिखवाया था कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस, याद रखेंगे छोटे अमाउंट ऑफ चार्जेस को हम लोग डिटेक्ट करने के लिए गोल्ड लीफ हम लोग यूज करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि मेथड ऑफ चार्जिंग कितने तरीके से हो सकते हैं, फिर उस चार्ज को हम लोग डिटेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे हम लोग बात करेंगे। टिल देन थैंक यू।